हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 4 लेकर के। ओके, सो अभी तक जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 जो था उसमें हमने अच्छे से बात करी थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक जो है वो करेंट में चल रहा है। ओके, सो हमने जाना था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है एंड जो हमने प्लांट्स में जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए जो होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स जो होते हैं वही हमारे सबसे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। प्लांट्स होते हैं एंड सम बैक्टीरियाज होते हैं, सम, ठीक है, सम बैक्टीरियाज। एंड इसीलिए यहाँ पर हमने जो है जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फूड को प्रोसेस करने की, जो फूड को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमने बात करी थी। क्या होती है वो प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो हमने जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी थी कि कौन कौन से रिसोर्सेज इसके लिए चाहिए होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर लास्ट में हमने जाना था कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम उन कंपोनेंट्स को ज़रा सा भी डिस्टर्ब कर देंगे तो वो हमारे फोटोसिंथेसिस की रेट पर डायरेक्ट इफेक्ट डालेंगे। ओके, सो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स थे। आप अगर इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। ओके, सो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है जो हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सेकेंड टॉपिक था। कौन सा? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, सो अब ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ओके, सो रेडी फॉर द टॉपिक? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, हमने जो है पिछले जब हमने बात करी थी न्यूट्रिशन के बारे में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, तो हमने बात करी थी कि कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन सिर्फ अपने आप से ही बनाते हैं, और अगर उनको कोई भी रिसोर्स चाहिए होता है तो वो सीधा एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट करते हैं, उनको जो है हम ऑटोट्रॉफिक में रखते हैं। बट वहीं कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। इनका क्या होता है कि ये अपने खाने के लिए या तो प्लांट्स पर डिपेंड रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्लांट को एक नेचर का हिस्सा ना मान करके हम यहाँ पर प्लांट्स को लिविंग बीइंग्स मान रहे हैं। ओके, सो वो भी हमारे लिए एक तरीके के ऑर्गेनिजम्स में ही शामिल हैं। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने खाने के लिए किसी न किसी तरीके से एनिमल्स या फिर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। ओके, सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज़, वन सेकेंड, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे की डेफिनेशन लिखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम जो हैं ये इतना, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की क्या ज़रूरत है भाई, कोई मतलब क्यों ये इतना, मतलब इसको वो किया जा रहा है, ये जान लेते हैं। अब न्यूट्रिशन जो होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि हमने जो है ये डबल चीज़ों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। सो क्यों किया है? न्यूट्रिशन जो होता है, खाना, देखिए आप जो हैं खाना खा रहे हैं, आपको खाना मिल रहा है, इस पर भी जो है दो फैक्टर काम करते हैं। यानी कि आपको खाना मिल रहा है तो वो कैसे मिल रहा है, क्या अवेलेबिलिटी है, वो आप कहाँ से ले रहे हैं। एंड सेकंड होता है कि आपको वो कैसे मिल रहा है, ठीक है, यानी कि आप कहाँ से मिल रहा है, मतलब वो खाना वहाँ पे कहाँ से आ रहा है, एंड वो आपको कैसे मिल रहा है। ये दोनों ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो हम अपना जो है ये सबसे पहले तो यही चीज़ लिखते हैं, दैट द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन, यानी कि आपका खाना, आपके न्यूट्रिशन का क्या मोड है, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। कौन सी दो चीज़ों पर? सबसे पहला, द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, द
अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि वो खाना जहाँ पे आ रहा है वो वहाँ पे कैसे अवेलेबल है, क्या मतलब प्रोसेस थी जिससे वो खाना वहाँ पर आया है। ओके, एंड वो खाना आपको कैसे मिल रहा है, हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय यू, हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो खाने वाले के पास कैसे पहुंच रहा है। ये दोनों ही फैक्टर्स जो होते हैं इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इसको जो है हम एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, सो या एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो टाइप का खाना जो है हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं। एक तो हमारे पास हो जाती है ग्रास और दूसरा हो जाता है हमारे पास डियर। डियर मतलब हिरन, वही वाला। क्योंकि अगर हमारे लिए घास फूस जो है वो खाना है तो किसी के लिए हिरन भी एक तरीके का खाना ही है। क्योंकि इस वर्ल्ड में एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड चेन फैली हुई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। ओके, तो अब एक फूड हो गया हमारा ग्रास यानी कि घास, एक हो गया डियर। अब इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, घास को अगर हम देखें तो ये स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी है भाई, जगह पे जहाँ पे उगी है वहीं पे रहेगी ना, चलती फिरती तो नहीं रहती है। बट डियर जो है, हिरन जो है, वो मोबाइल है, वो चल सकता है, ठीक है, भागता है, दौड़ता है, बहुत तेज़ी से दौड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों में पहला तो डिफरेंस ये हो गया। अब यहीं पर बात आ रही है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल की, यानी कि वो फूड मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ग्रास जो है वो आपकी ज़्यादातर होती है, ठीक है। डियर जो है वो ऐसे आपको एक जगह पे मिलेगा तो नहीं ना, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। फिर आता है कि हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म। अब ग्रास को कौन खाता है, काऊ, ठीक है। उसे पता है कि हाँ यहाँ ये जो क्षेत्र है यहाँ पर घास उगती है तो वो वहाँ पर आके घास खा सकती है। बट डियर को कौन खाता है, लायन। उसको पता नहीं है कि कहाँ पे जो है मुझे शिकार मिलेगा, उसको मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, फिर उसके पीछे भागना पड़ता है, तब उसको वो मिलता है। सो इन दोनों के खाना खाने में डिफरेंसेस हैं। ओके, सो यही जो डिफरेंसेस होते हैं यही हमारा जो न्यूट्रिशन है उसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर देते हैं। इसीलिए जो है हम यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक की बात करते हैं। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर काऊ को देखा एंड लायन को देखा तो हम बोल सकते हैं कि हमें खाना खाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाना खाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे हम अपनी ही बात कर लें, हमें खाना खाना होता है तो हम पहले मार्केट जाते हैं, वहाँ से सब्जियां खरीदते हैं, फिर घर पे आके उनकी सफाई करते हैं, उनको पकाते हैं, तब खाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्ट हाँ खेत पे चले गए, वहाँ पे है सब्ज़ी, वहीं से उठा के डायरेक्ट खाने लगे, ऐसा नहीं होता है ना। एक प्रॉपर पूरा प्रोसेस होता है, उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। ओके, और वो भी सब्ज़ी कोई ना कोई उगाता है, उसमें मेहनत लगती है। सो इसीलिए जो है यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रैटेजी ज़रूरत होती है खाने को भी अपने तक लाने के लिए। सो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, हम इसको नोट कर लेते हैं दैट देयर इज़ अ रेंज ऑफ strategies, there is a range of strategies by which the food is taken, by which the food is taken, यानी कि किस तरीके से खाना लिया जा रहा है, is taken and used by the organism, ओके। सो ये जो होते हैं डिफरेंसेस होते हैं। अब यहाँ पर जो है, अब हम जो है अपने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की यहाँ पर अच्छे से डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है।
क्योंकि अब आपको समझ आ गया है ना कि किस तरीके से जो है हम हेटेरोट्रॉफिक को डिफाइन करते हैं। सो इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, it is a mode of nutrition in which the organism depends, the organism directly or indirectly, directly or indirectly depends on plants और एनिमल्स, यानी वो डिपेंड कर सकता है प्लांट्स पर भी या फिर एनिमल्स पर भी। क्योंकि हमने यहाँ पर जो ये काऊ की एंड लायन की बात करी, तो अगर हम देखें तो काऊ जो है वो डिपेंड कर रही है प्लांट्स के ऊपर। भाई घास क्या है, छोटे छोटे पौधे ही तो हैं। सो काऊ डिपेंड कर रही है ग्रास पर, एंड वहीं लायन जो है वो डिपेंड कर रहा है एनिमल पर अपने खाने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़। ओके, सो अब हम यहाँ पर जो है एक रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज़ की बात कर रहे थे कि किस तरीके से खाना अंदर लिया जाता है एंड या उसको यूज़ भी कैसे करना है। इसमें भी एक रेंज होती है स्ट्रेटजीज़ की कि किस तरीके से जो है उस खाने को यूज़ करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने खाने को अंदर ले जाने से पहले ही उसको जो है सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ लेते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसको डाइजेस्ट करना बाहर से ही स्टार्ट कर देते हैं। सो हम लिख सकते हैं दैट फर्स्ट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स break the food material outside the body and then absorb it अब ये कैसे करते हैं? अब यहाँ पर जो है बात की गई है कि वो फूड मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी जो है वो उसको ब्रेक कर रहे हैं। ऐसा वो ऐसे करते हैं कि वो जो है क्या करते हैं, काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो ऐसी चीज़ें रिलीज़ करते हैं जो कि बाहर ही खाने को जो है वो हल्का करना स्टार्ट कर दे, सिंपल फॉर्म में उसको तोड़ना स्टार्ट कर दे। सो इस एग्ज़ाम्पल में हमारे कौन कौन से जो हैं ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? इसमें आते हैं हमारे फंजाई में भी कौन से? ब्रेड मोल्ड्स और ईस्ट, देन मशरूम्स, या मशरूम्स जो होते हैं जिनकी आप सब्ज़ी खाते हैं वो भी एक टाइप के फंजाई होते हैं। ठीक है, अब आपने जो है कभी कभी देखा होगा कि हमारे घर में जो ब्रेड रखी होती है वो अगर ज़्यादा टाइम तक नमी वाले एरिया में रखी रहती है तो उसके ऊपर जो है छोटी एक रुई जैसी लेयर नहीं जम जाती है, जिसको हम फफूंद बोलते हैं, है ना, फफूंद बोलते हैं। तो वो फफूंद और कुछ नहीं, वो ये फंजाई ही होता है। वो क्या करता है कि उसके ऊपर जम जाता है एंड धीरे धीरे जो है अपने टॉक्सिन्स, अपने सब्सटेंसेस रिलीज़ करता रहता है, releases substances to break the food और अपने जो है सब्सटेंसेस छोटे छोटे थोड़े थोड़े करके रिलीज़ करता रहता है, जिससे वो ब्रेड जो है धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, सिंपल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगती है एंड देन जो है ये उसी से जो है अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर फफूंद जो है वो इस तरीके से अपना खाना ले रही है, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था ना कि जब खाना अंदर जाता है तब उसका डाइजेशन होता है, बट यहाँ पर जो फंजाई है हमारी, ये ऑलरेडी पहले से ही डाइजेशन स्टार्ट कर देती है। अब वहीं सेकेंड टाइप के कौन से होते हैं? जो अंदर ले जा कर के करते हैं। सो सेकेंड क्या है? सम ऑर्गेनिजम्स
some organisms take in the material, take in the material and then break it inside the body, inside the body। यानी कि वो क्या करते हैं, वो उसको अंदर ले जाने के बाद जो है उसको वहाँ पर उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पर जो है एक लफड़ा फंसता है कि अब उनको क्या करना है कि खाने को अंदर ले जाना है, फिर वो उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या था कि मान लो फंजाई जो है वो किसी जगह पे लगी। अब कभी कभी आपने देखा है ना कि बरसात के बाद जो होता है वो कहीं कहीं पर जो है बरसात छोड़ते हैं, कहीं कहीं पर जो है फफूंदी लगी होती है, तो फंजाई का क्या है, वो अपना बाहर से सब्सटेंसेस रिलीज़ कर रही है, उस पर डाल रही है। अगर वो देखती है कि हाँ ये सब्सटेंस सॉफ्ट होता जा रहा है, ये सिंपल फॉर्म में होता जा रहा है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करती है। बट यहाँ पर लफड़ा ये है कि वो उसको अंदर पहले ही ले जा चुका है, तब वो उसको डाइजेस्ट करेगा। तो उसको पहले ही ये सोचना होता है कि किस तरीके के सब्सटेंस को लेके जाना है और इसको मुझे कैसे डाइजेस्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ऐसा नहीं ईंट पत्थर सारे भर लिए अंदर, अब वो मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, अब मतलब मर थोड़ी ना जाना है। सो यहाँ पर जो है ये ध्यान देना पड़ता है क्या, दैट व्हाट इज टू बी टेकन, व्हाट कैन बी टेकन, व्हाट कैन बी टेकन, क्या लिया जा सकता है, एंड ब्रोकन डाउन, एंड ब्रोकन डाउन, क्या लिया जाएगा और उसको कैसे तोड़ा जाएगा। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है ना कि उस बॉडी की डिज़ाइन पे एंड उसकी फंक्शनिंग पे जो है वो करेगा, डिपेंड करेगा, है ना, कि उसकी बॉडी कैसी है और वो बॉडी फंक्शन कैसे करती है ना। तो अब ये मान लो फंजाई है, ये जो है चीज़ों को सॉफ्ट कर देता है। अब अगर ये अपने सब्सटेंसेस को पत्थर पे डालने लगे, पत्थर थोड़ी ना सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। सो हर चीज़ के लिए एक सब्सटेंस होता है। सो यहाँ पर भी इसको जो है ये डिफ़ाइन करना होगा कि मेरी बॉडी की डिज़ाइन कैसी है एंड वो बॉडी किस तरीके की फंक्शनिंग करती है, जिससे मैं किस तरीके के सब्सटेंसेस को खाने की कोशिश करूँ। ओके, सो यहाँ पर जो है डिपेंड्स ऑन बॉडी डिज़ाइन, कि बॉडी की डिज़ाइन कैसी है। ओके, एंड बॉडी की फंक्शनिंग पे, कि बॉडी जो है हमारी फंक्शन कैसे कर रही है। इन दोनों ही चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है कि आप कौन सा फूड सब्सटेंस अंदर लेंगे। ओके, अब क्या होता है, ये तो हो गई इनकी बात जो खाने को अंदर ले जाते हैं। अब यहाँ पर बात क्या हो गई है कि अगर इनकी और इनकी बात करें, इसकी भी या इसकी भी, तो इन दोनों में ही जो है जो फूड सब्सटेंस है, अब जैसे यहाँ पर हमने लायन की बात करी थी, तो यहाँ पर जो डियर है वो तो फिर मर जाता है ना जब लायन उसको खा लेता है। ग्रास की बात कर लें तो काऊ ने तो घास को खा लिया, अब घास जो अपना फंक्शन कर रही थी वो तो सारा बंद हो गया ना, वो तो उसको पीस पास के चबा के एकदम अंदर ले जाएगी, उसका कचूमड़ निकल जाएगा, है ना। तो फिर वो घास वो थोड़ी ना रह जाएगी फंक्शन करती हुई कि हाँ अभी भी जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से देखें तो घास भी मर जाती है एंड हिरन भी मर जाता है ना। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि प्लांट को या एनिमल को बिना मारे अपना खाना लेते रहते हैं, यानी कि उनका फंक्शन भी होता रहता है। हाँ, अब गाय भैंस जो है वो चलते भी रहते हैं और उनका अपना खाना भी हो जाता है, ठीक है, मारना मोड़ना नहीं पड़ता किसी को, है ना। पेड़ जो है वो अपना आराम से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इधर ये अपना जो है उससे अपना न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं। सो पेड़ तो भाई अपना चल रहा है ना आराम से। तो ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो सम
organisms, some organisms derive nutrition from plants or animals without killing them, यानी कि इन्हें जो है उनको मारना नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ये बहुत ही अच्छे होते हैं, ये वो नहीं है। बट या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं पैरासाइटिक स्ट्रैटेजी। आप सभी ने ये चीज़ सुनी होगी, पैरासाइटिक स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको। क्या है? पैरासाइटिक स्ट्रैटेजी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की या तो बॉडी के ऊपर, यानी कि बॉडी की सरफेस पे, या तो फिर बॉडी के अंदर रहकर जो है कहीं कोने में से जो है अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है और बॉडी को ये मारता नहीं है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है कि कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि बॉडी को हार्म पहुँचाते हैं। वो जो है धीरे धीरे बॉडी में बीमारियां पैदा करने लगते हैं, बॉडी को वीक बनाने लगते हैं। अब जो ये हमें तरीके के बुखार होते हैं, जैसे डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो ये इन्हीं की वजह से होता है। ये पैरासाइट्स ही होते हैं जो हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे ये बीमारियां फैलाने लगते हैं। ओके, सो पैरासाइट्स में अगर हम पौधों में बात करें तो पौधे भी जो हैं, कुछ पौधे भी हमारे पैरासाइट्स होते हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कैस्कुटा का। कैस्कुटा, हिंदी में हम इसको अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल। अब ये कैसे पैरासाइट है भाई? आप सोच रहे होंगे कि ये तो पेड़ है, पेड़ कैसे पैरासाइट हो सकता है? ये ऐसे पैरासाइट होता है कि ये क्या करता है कि इसका तना जो होता है वो हरा नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ तना ही तना होता है, इसमें पत्ती वगैरह नहीं होते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो एक हरा भरा पेड़ होता है ये उसके बगल में एकदम उगता है और उसी पेड़ पे ऐसे लिपटा रहता है और उसी के स्टेम से जो है ये धीरे धीरे करके अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहता है। सो ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ये दूसरे के की गई फोटोसिंथेसिस पे पल रहा होता है, ठीक है। अब कैस्कुटा हो जाता है, ठीक है। वहीं हमारे ये टिक्स हो जाते हैं। टिक्स क्या होते हैं? ये डॉग्स वगैरह में नहीं होते हैं, पीठ वगैरह में चिपक जाते हैं, कान वगैरह में, वही होते हैं ये टिक्स, ठीक है। ह्यूमंस में जो बालों में हो जाते हैं, नहीं, जूं जिसको बोलते हैं, लाइस, ओके, लाइस हो गया। लीचेस जो होते हैं ये भी चिपक जाते हैं और ये खून चूसने लगते हैं। तो लीचेस जो होते हैं ये भी पैरासाइट्स ही होते हैं। अब भाई देखो, वो चिपक गई है, खून चूस रही है, उसमें पेन भी होता है, तो इसको आप अच्छा बोलोगे? ये नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। कुछ ही ऐसे होता है जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बट वो पैरासिटिज्म अलग अलग टाइप का होता है, ओके। सो टेपवर्म, एक टेपवर्म होता है, ये जो है ये भी एक कीड़ा होता है छोटा सा, ये भी जो है न्यूट्रिशन ही एब्जॉर्ब करता है, ये भी बीमारियां फैलाता है। सो ये जो होती है ये थर्ड टाइप की स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम पैरासाइटिक स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अब जो है यहाँ पर ये तो हो गया हमारा न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इस तरीके से जो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भाई हमने पेड़ पौधों की बात कर ली, अब हम पहले जो है जब हम उसी पे आ रहे हैं तो हम पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं, फिर हम अपने ह्यूमंस पे आएंगे, खुद के न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि हम क्या कच्चा चबा जाते हैं, क्या करते हैं, ओके। सो अब उसके बारे में बात करेंगे। सो न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो अलग अलग जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी में अलग अलग होता है, ठीक है।
जिसकी जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें बना होता है। जिसको सिंपल डाइजेशन करना होता है उसमें सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें हर चीज़ को बाकायदा अलग करके अलग ट्रांसफॉर्म करना है, उसको यूज़ करना है, सो उनमें उस टाइप से होता है। ओके, सो हम यहाँ पर अपना फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं दैट द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। द digestive system is different in various organisms, यानी कि सब में जो है अलग अलग होता है उनकी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, अब जो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब भाई उनमें जब एक ही सेल है दी गई, तब वो एक सेल में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी लाएंगे भाई। एक सेल है, उनमें सिंगल सेल है ना, तो सिंगल सेल है तो उनमें जो फूड होता है वो सारा फूड जो है वो अपनी सरफेस से ही जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब भाई एक बात बताओ, चलो यहाँ पर जो है अब हमारा टाइम आ गया एग्जाम्पल से समझने का। तो कैसे देखते हैं, मान लो कि यहाँ पर जो है कोई एक ऑर्गेनिज्म है, या मैंने पूरा नहीं बनाया बट हाँ एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो ना, ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। अब आपको पता है कि डाइजेशन जो होना है, जो फूड से एनर्जी बननी है, वो इन सेल्स के अंदर बननी है। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट जब सेल्स हैं, इतनी सारी सेल्स हैं, तो आपको क्या चाहिए कि आप यहाँ से मान लो, अब आप अगर यहाँ पे सारी सरफेस से ही ले लोगे तो खाना तो सारा यहाँ फैलेगा ना। अब इसके अंदर भी जाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना हर एक चीज़ जा सकती है अंदर। सो क्या होता है, इसके लिए एक तरफ से खाना आता है, उसको अलग अलग जो है ट्रांसफ़र किया जाता है कि हाँ थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, सबको दिया जाता है ना। अब वहीं अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब यही जो है यही एक ऑर्गेनिज्म है, यही इसमें एक ही सेल है। ठीक है, अब यही सेल है और ये सेल जो है ये इस सरफेस के कांटेक्ट में है। तो अब जब एक ही सेल है और वो सेल ही सरफेस के कांटेक्ट में है, तो सरफेस कुछ भी एब्जॉर्ब करे वो तो सेल के ही अंदर जाना है, तो उसको किसी और ऑर्गन की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर जो है उसका पाचन हो जाएगा, यहीं पर जो है उसका न्यूक्लियस वगैरह जो है, जो भी खाना एब्जॉर्ब वगैरह करना होता है वो यहीं पे हो जाएगा, उसको कोई एक्स्ट्रा मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना खाना जो है वो सरफेस से ही ले लेते हैं। सो इसको जो है हम थोड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं दैट इन सिंगल सेल्ड organisms the food may be taken in by the entire surface अब अगर मान लो कि हाँ इस सेल के अंदर जो है कोई एक स्पेसिफिक, मतलब मान लेते हैं कि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए और ये चीज़ डिसाइड हो जाए कि इस सेल में जो है डाइजेशन इसी पॉइंट पे होना है, तो जो है हाँ सरफेस पे कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि इस खाने को यहाँ से लेकर के यहीं लेके जाए, यहाँ ना लेके जाए, है ना। सो ये चीज़ें जो हैं ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड होती हैं। सो यहाँ पर जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने इंटायर सरफेस से ही फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे जो है यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं अपने फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं दैट एज द complexity of the organism
इंक्रीजेज, जैसे जैसे बढ़ती है, इंक्रीजेज, डिफरेंट पार्ट्स becomes specialized, ठीक है। यानी कि डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं कि हाँ तुम्हारा ये फंक्शन है, तुम्हारा ये फंक्शन है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, ठीक है। सो उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल सेल है तो यहाँ पर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, जब एक ही जगह पे जाना है वहीं पे जो है वो उसको एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देगा, तो उसको कोई लफड़ा ही नहीं। अब यहाँ पर जो है हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर ऐसे समझ नहीं आया है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में हम अमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। कहेगा अमीबा, ओके। सबसे इजी मुझे यही ऑर्गेनिज्म लगता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इसकी एक प्रॉपर कोई शेप नहीं होती है। 1 सेकेंड, इसको इस कलर से बनाते हैं। इसकी शेप इस तरीके से होती है, इसकी कोई मतलब प्रॉपर शेप नहीं होती है। इसके अंदर एक ही सेल होती है, पूरा ये साइटोप्लाज्म जो है इसमें भरा हुआ होता है, एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, बाकी जो है इसमें बहुत सारी जो है स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी। सो ये जो होता है ये हमारा अमीबा होता है। अब इसमें कैसे क्या होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। सो अमीबा जो होता है इसमें क्या होता है कि टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं, अब जैसे ये मान लो अमीबा है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई एक फूड सब्सटेंस आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने इन एरियाज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेगा ऐसे करके। भाई उसकी कोई शेप ही नहीं है, वो कुछ भी कर बना लेगा। सो ये क्या करता है, ये इस तरीके से जो है बढ़ा लेगा। अब आप देख रहे हैं इसका मुंह जैसा बन गया है। अब ये क्या करेगा, इसी को जो है ऐसे बढ़ाता जाएगा और धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये इसको अपने अंदर ले लेगा, और इसको अंदर लेते लेते जो है ये जो है फाइनली अंदर आके ये यहाँ पर आ जाएगा फूड सब्सटेंस। अब ये सेल के अंदर आ जाता है। अब क्या होता है, सेल के अंदर आ गया तो वो उसको एब्जॉर्ब करके फिर जो बच जाता है, मतलब अब एब्जॉर्ब कर लिया, जो वेस्ट बच गया उसको ये वापस से ऐसे करके सरफेस तक ले जाता है, और सरफेस से जो है ये इसको निकाल के थूक देता है, बाहर फेंक देता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द अमीबा परफॉर्म इट्स न्यूट्रिशन, ओके। सो ये क्या करता है, लिखते हैं हम, इट टेक्स फूड विद टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक है, ठीक है, फिंगर्स नहीं है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल सरफेस। जो सरफेस होती है वही जो है ट्रांसफॉर्म होके ये प्रोजेक्शंस बनाती है, ठीक है। एंड ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं यही इस खाने को जो है पूरा फ्यूज़ कर लेते हैं। फ्यूज़ का मतलब है इसको अपने अंदर जो है समा लेते हैं, और फिर जो है क्या होता है, फिर ये फूड पार्टिकल जो होता है ये एक फूड वैक्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। ये जो होता है, पहले हम ये लिख लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट या सो व्हेन फ्यूज, 1 सेकेंड, या इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ से ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं ये जब खाने को अपने अंदर समा लेते हैं फिर जो है ये फ्यूज़ हो जाते हैं, फूड पार्टिकल को कर लेते हैं, एंड ये जो है फिर एज अ छोटी सी फूड वैक्यूल की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है। सो व्हेन फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल, forming a food vacuole, ओके। फूड वैक्यूल क्या होता है, इसमें जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है और फिर जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है अपना साइटोप्लाज्म में, ठीक है।
So that is how the digestion takes place. So we can write down like this, that inside it complex substances are broken down अब किसमें ब्रोकन डाउन होते हैं ये आपको पता है, एंड उनको जो ब्रेक करके जो है उसको डिफ्यूज़ कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में, कि हाँ अब तुम जाओ एनर्जी उत्पन्न करो और सेल जो है हमारी काम करती रहे, ठीक है। सो डाउन देन डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। ओके, सो इस तरीके से जो है हमारा अमीबा अपना डाइजेशन लेता है, ठीक है। अब ये जो फूड वैक्यूल है ये एक और भी काम करता है। क्या काम करता है ये देखते हैं, ठीक है। सो अब ये और क्या काम करता है, दैट अब जो खाना इसने पचा दिया है, जो उससे जो ब्रोकन डाउन करके जो है उसको साइटोप्लाज्म में भेज दिया है, अब जो कचरा बच जाता है, जो फूड का वेस्ट बचता है, उसको जो है ये सरफेस तक ले जाता है बाहर निकालने के लिए। सो द अनडाइजेस्टेड मटीरियल मूव्ड टू द सरफेस एंड थ्रोन आउट, और उसको जो है फेंक दिया जाता है बाहर, और अमीबा जो है फिर वो आगे बढ़ जाता है अपना दूसरा शिकार, दूसरा जो है कोई फूड पार्टिकल पकड़ने के लिए। ओके, अब ये तो हो जाती है अमीबा की बात, सिंगल सेल की ही अभी हम बात कर रहे हैं। बट नेक्स्ट क्या आता है, हमारा एक ऑर्गेनिज्म आता है पैरामीशियम, ठीक है। अब पैरामीशियम जो होता है ये भी हमारा सिंगल सेल्ड ही होता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि पैरामीशियम में एक डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। पैरामीशियम जो होता है इट हैज़ अ डेफिनेट शेप, इसकी एक डेफिनेट शेप होती है। अब एक डेफिनेट शेप है तो ये ऐसा तो है नहीं ना कि ये तोड़ मड़ोड़ के जो है उसको पकड़ लेगा, कहीं पे भी पचा देगा। सो इसमें क्या होता है कि खाने को एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ले जाना होता है। क्या होता है, फूड इज टेकन टू ए स्पेसिफिक स्पॉट, यानी कि इसी स्पॉट पे जो है यहाँ पर खाने का पाचन होगा। सो पैरामीशियम में एक ये पॉइंट जो है याद करने वाले हैं कि डेफिनेट शेप होती है, उसमें खाने को जो है एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ले जाना होता है। एंड ये काम कौन करता है, बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। अब ये सीलिया क्या होते हैं, सीलिया जो होते हैं दीज कवर द इंटायर सरफेस। अब मैं यहाँ पे आपको जो है डायग्राम बना के दिखा देती हूँ अच्छे से। अमीबा जो होता है ये हमारा, कभी स्लीपर देखा है, स्लीपर के ही आकार का होता है, ठीक है, इस तरीके से। वन सेकेंड, लेट मी, इस तरीके से जो है हमारा ये पैरामीशियम होता है। एंड इस पे जो है ये इस तरीके से जो है छोटे छोटे फिंगर लाइक नहीं, फाइबर लाइक हम बोल सकते हैं, इस तरीके के जो है इस पर प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि इसकी जो है इंटायर सरफेस को कवर किए हुए रहते हैं। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इनको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको लिखाया है कि क्या होता है कि ये जो होते हैं ये हमारे सीलिया होते हैं। एंड ये सीलिया ही जो होते हैं खाने को पकड़ के, मान लो कि यहाँ पर जो है इसमें फूड वैक्यूल मौजूद है, ठीक है, मान लिया ये जो है यहाँ पर फूड वैक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पर फूड वैक्यूल है तो ये सीलिया जो है खाने को पकड़ के यहीं पे लाएंगे,
ये मान लो इसका जो है न्यूक्लियस हो जाता है, इसमें भी जो है अमीबा की ही तरह जो है डिफरेंट पूरा ये साइटोप्लाज्म भरा होता है एंड छोटे छोटे जो है इसमें अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो ये जो होता है पैरामीशियम होता है, ये इसी शेप में रहता है, डेफिनेट शेप में। अमीबा ही ऐसा होता है जिसके पास कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। तो ये पैरामीशियम होता है, इसमें जो है खाने को स्पेसिफिक स्पॉट पे ले जाना होता है, जो कि सीलिया ले जाते हैं। सीलिया कौन से होते हैं? जो कि इसकी पूरी इंटायर सरफेस पे मौजूद होते हैं और ये मूव करते रहते हैं। यही जो है प्रे को पकड़ के खाना मतलब प्रे को पकड़ के पचाने के लिए फूड वैक्यूल के पास लेके आते हैं। ओके, सो ये जो है ये हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था एंड इस तरीके से जो है हमने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। सो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे मिलते हैं हम ह्यूमंस में न्यूट्रिशन का टॉपिक लेकर के। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड या चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।